वो कमरे में इधर से उधर चक्कर काटता हुआ मुसलसल चैनल बदल रहा था और सोफे पर बैठकर किसी एक चैनल पर नजरें ठहराने का मुंतजिर यारू मुसलसल अपने यार की बेचैन फितरत से जिद हो रहा था। अच्छा खासा वो मनपसंद न्यू सॉन्ग वाला चैनल लगाकर मौसीकी से महजूज हो रहा था कि ये बेचैन रूह अंदर चला आया था। कहाँ चली गई यार ये लेडी बॉस? ताबिश ने गुस्से से रिमोट दूसरे सोफे पर उछाला। मी क्या बोला? अपने करीब जंगी रॉकेट की तरह उड़ता हुआ आकर ग्रे रिमोट पर यारू बिदक कर सोफे की हत्ती पर बैठा। मुंह बंद कर यार, तेरी भाभी के आज मिजाज डाकू हसीना वाले खतरनाक हो रहे हैं और मैंने शेरनी को दावत दे रखी है। ताबिश रूहान से अंदाज में बड़बड़ाता हुआ बालकनी की जानिब निकल गया। अभी वो चारों नमूनों को कॉल करने की सोच ही रहा था कि रूम से बुलंद हुई गाने की आवाज पर भुंचका कर वापस कमरे में आया और सामने का मंजर देख कई लम्हे अपनी जगह जामिद रह गया। कल देखकर चुपते थे, अब देखते हैं चुपकर। वो दौर था बचपन का, ये दौरे जवानी है। यारू बगैरता क्यों मेरी इज्जत का जनाजा इस धूम से निकाल रहा है कि कुछ हया कर। हड़बड़ाकर होश में आते ताबिश ने दांत पीस कर ऊंची आवाज में इस बेहुदा सॉन्ग पर थिरक रहे यारू को सरजनिश की, लेकिन उधर परवाह किसे थी। मोहतरम ऐसे बेनियाजी से थिरक रहे थे जैसे नागमनी लेकर ही दम लेंगे। खराब डिक्शनरी यारू को ये गाने समझ में भी आते थे या नहीं, बस वो लाउड म्यूजिक पर होशो आवाज गवा देता था। यारू, उन आंसर की नज़र में मैं वैसी सर्टिफाइड बदतमीज हूँ। तेरी हरकतें तो मुझे डॉक्टरेट की डिग्रियां दिलवा कर दम लेंगी। क्यों जलविल करवा रहा है यार? वैसे ही चंद दिनों से पारा हाई है। ताबिश ने दांत कचकचा यारू को पकड़ना चाहा, लेकिन वो फुदकता हुआ मधोज सा कभी ड्रेसिंग पर तो कभी सोफे पर जा रहा था। वाकई में काबिल सताइश कलेक्शन है आपकी। हस्बे तवक्का अकब से तंजिया आवाज उभरी तो ताबिश आंखें मीच गया। ऐसी बात नहीं, ये तो चैनल सर्च करते हुए यारू से सेट हो गया, वरना मैं सिर्फ नुसरत साहब की कवालियां सुनने का शौकीन हूँ। पूरी कलेक्शन है मेरे पास गाड़ी में, बल्कि सूफी ज्यादा शौक से सुनता हूँ। मतलब कि मैं उफ। रिमोट उठाकर फसाद की जड़ को बंद करते हुए ताबिश होंठों को जबरदस्ती फैलाकर बड़बड़ाहट में जाने क्या बोलता चला गया था, जबकि मद मस्त मलंग की तरह झूमने में मगन यारू साहब पर सॉन्ग बंद होते ही सत्ता तारी हो गया था। क्या किया? होश की दुनिया में लौटते ही यारू की चीख निकली। ताबिश ने दांत पीस कर थानेदारनी की तरह सीने पर बाजू बांधे दोनों को घूरे ही मालकिन की तरफ इशारा किया। मी 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 ने कुछ कुछ किया? यारू साहब के साथ खता हुए अपनी रेपुटेशन खराब होने के डर से। गिरगिट तो मुफ्त में बदनाम है, असल रंग से ठरकी बदलता है मेरी बीवी को देखकर। ताबिश को सही ताव आया था यारू की मासूमियत पर। आप ही की तरबियत है, इस मासूम से परिंदे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं आप? आपने इसे जो सिखाया है वही नकल कर रहा है। इसे कौन सी अकल है, ये तो नकल करता है। ताबिश को यारू पर बिगड़ता देख नाया रूखे अंदाज में यारू की वकील बनी। ये इस तीखे चतुनों वाली वकील की वकालत पर ताबिश को झटका लगा। अगर यारू द ग्रेट मासूम था तो फिर ताबिश तो मुत्तकी परहेजगार ही कहलाएगा। और मासूम, पहली फुर्सत में बीवियां अपनी आईसाइट चेक करवाएं। दुनिया भर की मासूमियत खुद पर तारी किए परों में चेहरा छुपाए यारू की तरफ इशारा करते हुए ताबिश की सदमे से आवाज फट पड़ी थी। आप भी फरागत में आए क्लिनिक हुए, सामने रखी चीज आपको नजर नहीं आती। अनायना इसी रखाई से उल्टा तंज करती कबर्ड की तरफ बढ़ी और अपनी बताई हुई जगह से टी शर्ट निकालकर इसकी आंखों के आगे लहराई। इस टैक्स वाली टी शर्ट के लिए मोहतरम ने कम से कम 10 पैगाम भेजे थे, जिस पर इसे न चाहते हुए भी याकूत और जुलेखा बेगम का ख्याल करके कमरे में आना पड़ा। बीवी हो जाता है ना यार। ताबिश ने किसी आकर सर खुजाया। ये और बात थी कि इसने बहाने से लेडी बॉस के बिगड़े मिजाज का राज जानने के लिए शेरनी को खुद तलब किया था शिकार के लिए। मुझे सख्त चिढ़ आपके इस बीवी के तर्ज तखातुब से, सो प्लीज आइंदा इसका भी ख्याल रखिएगा। टी शर्ट बेड पर रखकर वो बेनौबती से चिढ़कर बोली। ताबिश को अब की बार इसका लहजा कुछ ज्यादा ही महसूस हुआ था। वो फोन साइड पर वहीं रखता हुआ चलता हुआ इसके करीब आया। बीवी, कुछ हुआ है? कोई टेंशन है? मैं नोट कर रहा हूँ चंद दिनों से आप काफी डिस्टर्ब्ड हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये भी महसूस किया कि आप दानिस्ता मुझे नजरअंदाज कर रही हैं। एंड आई एम डैम श्योर ये गुरेज कतई नहीं है। आपने मेरा डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया। वो संजीदा मगर नरम अंदाज में कहता हुआ इसके करीब आया। यूं भी बड़ी उम्र की औरतों को तो ऐसा शौहर ही चाहिए होता है जो इनके इर्द गिर्द भंवरे की तरह मंडाए। ताबिश सर को देख लो, हम वक्त इनके ऑफिस में बहाने बहाने से घुस जाते हैं। अलग कैबिन का तो बस दिखावा है। ऐसा कुछ नहीं है। नहायत करीब समात में पिघली शीशी की तरह उतरती तमस्कुर भरी बातगश्त पर अनाया बिदक कर पीछे हुई। आर यू ओके? ताबिश को इसकी शबनमी पेशानी देखकर तशवीश हुई। यस आई एम ओके। अब अपना काम करें, मुझे आंटी के साथ काम करना है।
वो फौरन अपनी कैफियत पर काबू पाती हुई स्पॉट से अंदाज में बोलकर मुड़ने लगी थी कि ताबिश घूमकर इसकी राह में कुछ इस तरह हायल हुआ कि अनाया के कदम बेसाख्ता थम गए। अब ये क्या बदतमीजी है। चांद सी रोशन जमीन पर नागवारी के सलवटें नमूदार हुई, जिसका रत्ती भर असर लिए बगैर वो आंखें सुकेड़े बड़ी गहरी नजरों से इसका जायजा ले रहा था, जो अपनी कैफियत को पर्दापोशी की भरपूर कोशिश करने में हलकान थी, लेकिन ताबिश के अलावा हर मंजर पर ठहरती इसकी नजरों की उलझन वो बखूबी भांप रहा था। साइड हटेंगे आप? अनाया इसकी नजरों से जजबजब हुई। पहले आप मुझे बताएं, आप मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हैं? वो जिद्दी लहजे में हटेलेपन से अड़ा रहा। अगर आपको मेरी मसरूफियत नज़रअंदाज करना लगती है तो आई डोंट थिंक ये मेरा मसला है। वो फौरन बेड पर ताबिश की जानिब से फैलाया पहलावा अस्तराबी कैफियत में तेज से हाथ चलाकर समेटती हुई दानिस्ता गुरेजा थी। लहजा भी लाताल्लुक रखने की भरपूर कोशिश की गई थी। आपने मेरा डिपार्टमेंट क्यों अलग किया? ताबिश वहीं बेड की पाइंती पर टिक कर बैठ गया, खोजती गहरी नजरें मुकाबिल के अजनबियत की दीवार हायल कर रहे चेहरे पर टिका दी, जिस पर सजी गलाफी आंखें इससे मुकम्मल गिरेजा थीं, जैसे बहुत कुछ छुपाने की साजिश में जबरी मुलविस की गई हों। क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान को वो करना चाहिए जिसमें इसका मन भी लगता हो और माहौल भी मिजाज का हामी हो। और मैंने नोट किया आप शूटिंग साइट पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि फ़न मस्ती आपको बहुत अपील करती है। वो नज़र चुराने के लिए इधर उधर चीज़ें समेटती हुई जवाब दे रही थी, क्योंकि जवाब लिए बगैर ही इंसान मानता नहीं था। अगर वो फ़ौरन कमरे से निकल जाती तो ताबिश का शक यकीन में बदल जाता। मैं आपके साथ एडजस्ट हो गया था। ये इत्तलात ही है एहतजाज का तरीका। अनाया ने तवज्जो देना अहम नहीं समझा। होने की ज़रूरत थी नहीं, वो बेसाख्ता बोली। मेरा मतलब कि आपको ऑफिस के माहौल में एडजस्ट करना था। संभल कर वजाती अंदाज में गोया होते हुए कुशन कवर चेंज करने के बहाने मुकम्मल ताबिश की जानिब से पश्त कर गई। मेरा मानना है अगर इंसान बॉस के साथ एडजस्ट हो जाए तो ऑल इज़ वेल होता है। वो लापरवाही से कंधे झुकाता इसके एंड पश्त पर जा खड़ा हुआ। बॉस बदलते रहते हैं, इंसान को काम के साथ दिल लगाना चाहिए। इसने सख्ती से तसीह कम तरदीद ज़्यादा की। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने अपने बॉस के साथ दिल लगाया। वो अपनी मर्जी के मुताबिक बात को ट्विस्ट करता शरीर हुआ। मुझे इस तरह की फजूल गुफ्तगू नहीं पसंद। वो मुकामिल को शरारत पर आमादा देख कर चिड़ी। क्यों? क्योंकि अंकल ने आपको मेरे ऑफिस बस आदत के लिए भेजा था और मेरा ख्याल है इन 4-5 माह की ट्रेनिंग में आप कैपेबल हो गए हैं, सो अब आपको वहाँ एडजस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। वो दांत पर दांत जमा कर बोली। ये इंसान भूलने से भी सीरियस नहीं होता था, बल्कि सीरियस गुफ्तगू में भी मजाक का पहलू तलाश कर लेता था या खुद दरियाफ्त कर लेता था। आप मुझसे जान छुड़ा रही हैं? ताबिश का लहजा यकायक अजीब हुआ था। कुशन सेट कर रही अनाया का हाथ एक पल को थमा था। मेरा और आपका सफ़र यहीं तक था। वो कुशन जगह पर रखती हुई धीमी आवाज में बोली। व्हाट? ताबिश बिदक कर अपनी जगह खड़ा हुआ। ब्लैंकेट दुरुस्त कर रही अनाया को भी अपने लफ्जों की संजीदगी का शिद्दत से एहसास हुआ। मेरा मतलब है कि मेरी जिम्मेदारी आपको प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने की थी, जो अब पूरी हो गई है। अब आप जब चाहें। असद संजीदा अनाया के बकिया अल्फाज लबों पर ही दम तोड़ गए, जब ताबिश ने इसे बाजू से पकड़कर अपने जानिब घुमाते हुए पे दर पे सवालों की बौछार कर दी थी। बीवी, आपको हुआ क्या है अचानक से? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली मुझसे चाहती क्या हैं। प्लीज़ जो भी आप इसे तहम्मुल से पहले क्लियर करें, क्योंकि कसौटी खेलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज़। ताबिश का हकीकतन अनाया को असद संजीदा देख दिमाग चकरा गया था। मैं चाहती हूँ जहाँ तक मुमकिन हो आप मुझसे फासला रखें और आप क्लियर रहें कि मैं आपके किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट कंट्रोल फ्रीक। आप अपने अमल में आज़ाद हैं। आप अपनी लाइफ में मुझे एज अ हर्डल नहीं पाएंगे। हमवार मगर अजीब से उलझे उलझे लहजे में वो क्या बोली थी, सब ताबिश के सर के ऊपर से गुजर गया था। बीवी, किसी ने कुछ कहा है आपसे? ताबिश के जहन में इस वक्त यही सवाल गर्दिश कर रहा था, वरना शादी के इन गुजरे 3-4 महीनों में कभी अनाया ने इस कदर अजनबी रवैया या लहजा नहीं अपनाया था। कजा इस कदर अजनबियत नाशनास लबो लहजा अंदाजो एतबार। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेहरबानी होगी आप मुझे इस फजूल से नाम बीवी से खिताब नहीं करेंगे तो। एंड मैं अंकल से भी बात कर लूँगी, वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, बल्कि आपकी मर्जी से आपको ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। वो अपने नाजुक शानों से इसका भारी हाथ नहायत आहिस्तगी से इसके पहलू में डालती ठहरे ठहरे लहजे में अपने नाफहम रवैये से पहले ही परेशान ताबिश को मजीद हक्का बक्का छोड़कर इसके आगे से कमरे से ही निकल गई। इसकी आंखों में उमड़ आई नमी ताबिश की नजरों से महफूज रहकर इसका भरम रखने में कामयाब ठहरी थी। आई एक्सपेक्ट अ लूप होल्स। लेकिन ये क्या था यार?
वो अनाया की उलझी उलझी बातों से हकीकतन उलझकर धड़ाम से बेड पर चत गिरा था। क्या हुआ है? यारू साहब न जाने कहाँ से सच्ची यारी का सबूत देने सीधे ताबिश के सीने पर लैंड हुए थे। क्या बताऊं यार। ताबिश ने यारू को दोनों हाथों से पकड़कर अपने चेहरे के करीब किया। ये मुश्किल पहले जैसी लेडी बॉस की जलेबी जैसी बातों ने जैसे स्पाइडर के उलझे उलझे जालों में फंसा दिया। खाक पल्ले नहीं पड़ा। जौजा ने इरशाद किया, सरताज ने समात किया। इनका मकसद क्या था, मैं क्या अखज़ करूं? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दी एंड, नतीजा क्या होगा? हमेशा शांत और शौक और नेत नई शरारत के लिए तैयार रहने वाला ताबिश इस वक्त शदीद उलझन में मुब्तला था। अयाना, खासी तवील बासर तकरीर को टांग से सुर्ख चोंच खुजलाते हुए समात फरमाने के बाद यारू साहब ने जहानत की अजीम मिसाल करते हुए अपनी बटन जैसी आंखों का साइज बड़ा करके ताबिश से सारे माजरे की वजह की तस्दीक चाही। नहीं तो क्या मैंने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर की तरह हरम खोल रखा है? ऑब्वियसली यार, यही लेडी हिटलर की बात कर रहा हूँ। यारू को साइड पर पटक कर चिड़चिड़ेपन से बोला। मी क्या बोला? यारू को अपना यूं बेवक्ती से पटका जाना बुरा लगा। वो तो यार को परेशान देखकर सच्चे यार का फर्ज निभाने गमगुसार का चोला ओढ़कर आया था, लेकिन ताबिश शायद हमदर्दी के लायक ही नहीं था। यारू ने अपने अमल के लिए खुद को मलामत की। तू कुछ नहीं बोला मेरे बाप, मेरा ही दिमाग का दही हुआ पड़ा है। तू जा, अब दिमाग ना खा मेरा। ताबिश ने बज़ाब्ता हाथ जोड़े थे। मैं नहीं खाता, गंदा है। यारू ने बुरा मुंह बनाया। व्हाट? तूने मेरे दिमाग को गंदा कहा? ताबिश को सदमा लगा। मी बोला? यारू ने बाकायदा मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके ताबिश को बदमजा जमा गंदा दिमाग का बताया। तू रुक। वो इस पर झपटा ही था कि यारू साहब नाजुक परों को हरकत में लाकर फौरन से बेशक टेक ऑफ कर गए। अयाना अच्छी है यारू, अयाना अच्छी है। ड्रेसिंग मिरर पर लैंड करते हुए यारू ने गर्दन अकड़ाकर इसके मुंह पर इसकी जोजा से इजहार पसंदीदगी की थी। साले गद्दार तोते खोते इंसानों के दरमियान रहता है, इंसानों की जुबान बोलता है और समझता है, लेकिन गैरत नाम की नहीं है। पर मेरी गैरत जाग चुकी है और आज गैरत के नाम पर एक बगैरत तोते का कत्ल आम होगा। ये ले। गैरत के समंदर में गोता जंग ताबिश ने दांत पीसते हुए ललकारने का के साथ कुशन भी उछाला था, लेकिन यारू की रफ्तार को मात देना खासा मुश्किल था। ताबिश इसे बालकनी की तरफ टेक ऑफ करते हुए खुद को मुंह चिढ़ाता देख दिल महसूस कर रह गया। बेचारे का दिन ही खराब चल रहा था। देख लूंगा यारू तुझे भी और तेरी लेडी बॉस को भी। तीखे तेवर भी समेट आए बड़े ताबिश वसी राहत को चैलेंज करने वाले। हाथ का मुक्का बनाकर नरम गद्दे पर मारते हुए बोंगी भी मारी गई, लेकिन तब तक मैं क्यों अपना खून जलाऊं? चिल करता हूँ। साइड टेबल से अनाया के सेट किए गए मैगजीन में से नीचे वाला मैगजीन लापरवाही से खींचने में बकिया मैगजीन को फर्स्ट पोस्ट करके मोहतरम बेड पर चित लेटकर बकौल जनाब के चिल करने लगे थे। शायद इस काले कोट की वजह से नाराज हैं। इस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। कुछ सोचकर वो उठ बैठा। कोई ओवर नहीं हुआ था। शी इज माई वाइफ एंड आई डोंट लाइक दैट स्टूपिड गाय। इसने खुद को ही अपनी दलील से मुतमिन किया। लेकिन वो तो माइंड कर गई ना, एक नई फिक्र। तो अब बड़ा सवालिया निशान, जिसके जवाब में बावरे बादल के खुराफाती दिमाग में फिलहाल कोई डैश तैयार नहीं था। इस बात से हम दोनों अच्छी तरह वाकिफ हैं कि तुम माजी की बुसीदा किताब के उस बाप को लटने का मकसद लिए वापस हुए हो जिन पर कई जिंदगी तबाही की दास्तान रकम है, जिनके अवराक असर नौ लटने का मतलब इस बाप के हर किरदार की हालिया जिंदगी की ज़ाहिरी सकून को नए सिरे से धर्म भरम करना है। इतने साल तुम्हें किस चीज़ ने या इंसान ने रोक रखा इसका सुराग लगाने की? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मानना पड़ेगा तुम पर्दापोशी में माहिर हो। इसका गहरा लहजा तंजिया नहीं बल्कि मुतासिर कुन था। आजाद का चेहरा बिल्कुल स्पॉट हुआ। लेकिन ये मेरा मसला नहीं है। इसने लापरवाही से कंधे अचकाए। आजाद ने स्पॉट सुर्खी माइल सुनहरी आंखें तिरछी करके चाय के मग की गिर्द उंगली फेर रही लड़की को देखा, क्योंकि अनाइना कयूम ने अपनी जिंदगी में अपने और अपने अब्बा के अलावा किसी का नहीं सोचा था और आगे सोचना का भी मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे महान देवता नहीं बनना। मैं इंसान ही ठीक हूँ और इस दौर में इंसान होने का सबूत यही है कि वो अपना सोचता है। इसका लहजा खुद गर्जी से लबरेज नहीं बल्कि हकीकत पसंदी से चूर था। इतनी तमहीद बद बांट दो, डायरेक्ट अपनी शर्त बताओ। आजाद को इस मौजू के छेड़ने के बाद कम अज कम इसकी तमहीद में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरी शर्त ये है कि मैं तुम्हें अपनी 10 साल मेहनत दूंगी। मेरी वो मेहनत, मेरी वो जमा पूंजी जिसे मैंने अपनी जान पर खेलकर रात दिन का फर्क मिटाकर जमा किया। इन गुजरे सालों में शायद मैंने 10 माह की नींद भी सही से नहीं ली, लेकिन सैकड़ों बार अपनी जान रिस्क में डालकर एक फाइल तैयार की है जो हमारे माजी के हर हादसे के पीछे की कहानी आईने की तरह साफ कर देगी।
वह कप टेबल पर रखकर खड़ी हुई। छोटे साहब, कमाल वड़ाइच का एक्सीडेंट क्यों करवाया गया? तुम्हारे हाथ में इतनी सी उम्र में बंदूक किस तरह आई? तुम अपनी माँ के कातिल क्यों मशहूर हो? जमाल वड़ाइच इस कहानी का विलन किस तरह बना? क्या जमाल वड़ाइच इन सारे जुराइम हादसात के पीछे की वजह है? और सबसे अहम, क्या जमाल वड़ाइच शतरंज का असल खिलाड़ी है या बस एक मामूली सा मोहरा? क्या मतलब है तुम्हारा? आखिरी अजीब सवाल पर आजाद स्प्रिंगलर के खिलौने की तरह अपनी जगह खड़ा हुआ। अरे इतने में ही हैरान क्यों होते हैं साहब? वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई। इससे भी एक अहम सवाल ये है, और वो है कि इतना सारा खून खराबा सिर्फ जायदाद में हिस्सा पाने के लिए हुआ। अनायना जब्त से सुर्ख चेहरे पर रकम कुर्क की दास्तान के साथ सुर्ख माइल सुनहरी आंखों में दर्दनाक मादे की झलकियों के साथ उलझन देखकर मुस्कुराई और बड़ी धीमी चाल चलती हुई ट्विस्टर सोफे के पास ऊंचे लंबे कद से खड़े चट्टानी वजूद के करीब आई। नहीं, मतलब सोचे ना कि आप अमीरों में जायदाद से आग की धमकी और जोश में आग कर देना आम सी बात है, लेकिन आज तक कोई ऐसा केस सुनने को नहीं मिला कि एक भाई ने दूसरे भाई का खानदान ही मिटा दिया। ना सिर्फ खानदान, बल्कि इनके इर्द गिर्द वालों की भी जिंदगी भी अजीरन कर दी। बात कुछ जमी नहीं ना? मैंने भी इसी सवाल के जवाब की तलाश 10 साल तक की, और जानते हैं तलाश खत्म कहाँ हुई? वो नफी में सर हिलाती एड़ियों के बल ऊंचा होकर आजाद के कान में सरगोशियाना गोया हुई। अपनी शर्त बताओ। आजाद के बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ। वो मुट्ठियां भींचता भींची भींची आवाज में बोला। ये लड़की उसके उलझे दिमाग को मजीद अपने पूरे फरार सवालों से उलझा रही थी। शर्त इतनी सी है कि मैं तुम्हें फाइल दूंगी जिसके साथ तुम जो करना चाहो मजीद शौक करो। मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक इसी तरह मेरे बाबा के भी इन मसाइल से फिर कोई लेना देना नहीं होगा। इसने अपनी शर्त बताकर हाथ झाड़े। क्या मतलब है? आजाद हकीकतन इसकी बात पसे पर्दा शरत समझ नहीं सका था। मतलब साफ है, कईयों का नाम मिट जाना चाहिए, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि इस उम्र में कोर्ट कचहरी तो दूर, मैं इसका साया भी अपने अब्बा पर नहीं पड़ने देना चाहती। इसने अपनी सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजारी है। मैं इसके खौफ को हकीकत की ताबीर नहीं दे सकती। बताओ, मंजूर है? अपनी बात मुकम्मल करके इसने चांद सी रोशन लकीरों वाली हथेली आगे की। दिमाग खराब है तुम्हारा? आजाद ने इसकी शर्त का खुलासा सुनकर भिपर कर इसके बाजू खींचकर ऐन मुकाबिल खड़ा किया। कय्यूम का नाम इस कहानी से किसी कीमत पर नहीं मिट सकता। गुर्राते हुए जख्मी शेर की तरह अपने दोनों पंजे इसके बाजू पर कुछ इस बेदर्दी से गाड़े कि नायना के लबों से सिसकी बरामद हुई, क्योंकि कय्यूम इस खेल के हर लेवल पर अपनी खिदमत दे रहा था, ख्वाह डैड का मर्डर हो या मॉम और मेरा मामला। समझी तुम? कय्यूम तुम्हारा बाप है, ये और बात है, और कय्यूम गद्दार है, ये एक अटल हकीकत है। जुबान संभाल कर आजाद वड़ाइच, मेरा अब्बा गद्दार नहीं है। जवाबन वो हलक के बल चीखी। अपने अब्बा के लिए गद्दार का लफ्ज इस पर नंगे जिस्म पर कोड़े की मानित बरस के रगो पैर में शरारे भर गया था। चीखने से हकीकत नहीं बदलती। वो इसके बाजू पर गिरफ्त बेरहम करता इसे दुगनी आवाज में चीखा। आवाज ऐसे पटकर दरो दीवार में ताश पैदा कर गई थी। आंखों से ऐसे शोले लिपक रहे थे जो इस वक्त नायना समेत पूरी दुनिया को भस्म कर देने की ख्वाह थी। हकीकत तो तुम्हें कातिल भी कहती है, वो भी अपनी सगी माँ का। अपनी हकीकत का सीना ठोंक कर एतराफ क्यों नहीं करते? दूसरों का गिरेबान पकड़ने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। बल खाकर तंदो तेज लहजे में जवाब भी भरपूर कार्रवाई करते हुए इसने तमस्कर भरी नजरों और काटदार लफ्जों से बेदर्दी के साथ इसके जख्म उधेड़े थे। इस वक्त वो दोनों ही अपने अपने जख्म उधेड़ कर खुद को दर्दो कुर्ब की इंतहा पर ले आए थे, जहां एहसास का दाखिला सख्ती से ममनू होता है। मेरी हकीकत तुम भी जानती हो। वो इसे पीछे की जानिब बेधड़क धक्का देता दहाड़ा। सीने की जानिब कुछ बहुत तकलीफ दे रहा था, जैसे सीना चीर कर निकल जाना चाहता हो। और अपने अब्बा की हकीकत भी जानती हूँ। वो संभल कर खड़ी होती हुई फनकारी। हाँ, हकीकत। आजाद जहर खंदान कारा भरता जख्मी शेर की तरह इधर उधर चक्कर काटते हुए चाल दबाने की कोशिश करने लगा। एक बात याद रखना आजाद वड़ाइच, वो वक्त गया जब एक पल में कय्यूम का आशाना वीरान कर दिया गया था। अब किसी ने कय्यूम की जिंदगी का चिराग गुल करने की सोच भी जहन में लाई तो कसम खुदा की अपने पैदा होने पर पछताएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर इंतकाम की आग बरसों से भड़क रही है तो याद रखो, मैंने भी बरसों से इसी आग में खुद को जलाकर फौलाद बनाया है। अपने अब्बा पर आंच नहीं आने दूंगी। वो इसकी कोना शाम आंखों में बेखौफी से अपनी चैलेंजिंग नजरें गाड़ी से ललकारती हुई वापसी के लिए मुड़ी, फिर चंद कदम चलकर रुकी। अभी तुम गुस्से में हो? ठंडा दिमाग हो तो सोचना, मेरे ऑफर में तुम्हारा भी बराबर का मफाद है, क्योंकि ना मैं हक छोड़ती हूँ ना दबोचती हूँ। एक और अहम चीज, ऑफर महदूद मुद्दत तक खुला है।
बाकी मैं बहुत मतलबी। अपनी मेहनत को कब किस तरह इस्तेमाल करना है मुझे खूब आता है। आपके सोचने का वक्त शुरू होता है अब। टिक टॉक, टिक टॉक। वो धीमी मुस्कुराहट के साथ अपना मौकफ बयान करके इत्मीनान से सीढ़ियां चढ़ गई। ओह! आजाद ने पूरी कुव्वत से सामने टेबल को लात मारा था। वो हस्बे आदत लाउंज के सोफे पर बैठी मुकम्मल डिजिटल दुनिया में गाफिल थी। बस आम दिनों की बनिस्बत फर्क इतना था कि आज चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट की जगह नाक पर गुस्सा और आंखों में शरारती चमक की बजाय हसद, जलन, अफसोस, कोफ, चिढ़ और न जाने क्या क्या था। सब ट्रिप के लिए तैयारों में जुट गए हैं और मेरा प्लान ही फाइनल नहीं हुआ अभी तक। अल्लाह पूछे तुमसे भाभी के भाई। गर्ल्स ग्रुप में फ्रेंड्स की जानिब से भेजे गए ट्रिप के ड्रेस और लवाजमात देख आरजू का बस नहीं चल रहा था कि फूट फूट कर रोए। भला तो तुम्हारा भी नहीं होगा भाभी के भाई एफिल टॉवर। वो फोन साइड पर पटक कर किसी चीज का मुसम्मम इरादा करते ही सोफे पर आलती बालती मार कर बैठी हुई गले में झूल रहे स्टॉलर को सर पर रखकर दोनों हाथ दुआया अंदाज में बुलंद करके खुशी खुशी से शुरू हुई। अल्लाह करे तुम शॉपिंग पर जाकर जिस शर्ट को पसंद करो तुम्हारे सामने कोई ले उड़े। आमीन। तुम आइसक्रीम पार्लर जाओ तो तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर खत्म हो जाए। आमीन। तुम एग्जाम में एक्स्ट्रा आंसर लिखना चाहो तो टाइम ओवर हो जाए। आमीन। तुम बैंक चेक पर साइन करना चाहो तो तुम्हारे पेन की निब टूट जाए। आमीन। और तुम अरे बस छिपकली, किस बदनसीब के हाल माजी मुस्तकबिल का मलगूबा बना रही हो। आरजू जोरों शोर से अफनान को अपने अंदाज में बदवाएं देने में मसरूफ थी कि ताबिश की आवाज पर चुप हुई। छिपकली हो ना, दीवार पर रेंग रही हूँ, कोई मसला? आरजू तो वैसे ही पहले से तपी हुई थी। ताबिश की आमद और अंदाजा तखातुब पर वो चटक पड़ी। मजाल है जो इसकी उम्र और जसामत में इससे ठीक ठाक बड़े भाई ने कभी भूल से भी इसे आम बड़े भाइयों की तरह लाडो, गुड़िया, प्यारी बहन जैसा कुछ कहा हो, या कम से कम इसे इसके असली नाम से ही पुकारा हो। हमेशा छिपकली लबों से चाशनी की तरह टपकता था। अरे रिलैक्स, बिगड़ क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें तुम्हारे मतलब की चीज़ दिखाने आया था। ताबिश ने बजाय चपत रसीद करने के इसे चढ़ाने के लिए प्यार लुटाते अंदाज में आरजू के करीब बैठा। जैसे बचपन से सरजंग तो पड़ोस में चलती आ रही थी। इनके ताल्लुकात तो आइडियलाइज करने के काबिल हों। भाई? हैरत और सदमे से आरजू की आंखें उबल कर बाहर आईं। इसका भाई और शीरी जुबानी? नामुमकिन। वो बेयकीनी से नफी में सर हिलाने लगी। अरे यार, ऐसे मशकूक नजरों से क्यों देख रही हो? मैं तो तुम्हें ये ब्रांडेड लॉन्च्ड टैबलेट दिखाने आया था। ताबिश इसी चाशनी से मीठी लहजे में खिताब करते हुए खिसक कर इसके करीब होता अपना फोन इसके आगे कर गया। तुम परसों मम्मा से कह रही थी ना कि तुम्हारा टैबलेट खराब हो गया है। कल मैंने ऑफिस के फ्री टाइम में टैबलेट देखा तुम्हारे लिए। वो महाराना अंदाज में लोमड़ी को बोतल में उतारने की साजिश शुरू कर चुका था। पता है, इसके फीचर्स बहुत बहुत फैंटास्टिक हैं और कैमरा क्लैरिटी तो पूछो ही मत, जस्ट सुपर। तुम फजूल वीडियो भी बना लो तो कीज में लाइक्स में गारंटी आएंगी और व्यूज तो मिलियंस क्रॉस करेंगे, मिलियंस, आई एम डैम श्योर। ताबिश ने बड़ी चालाकी से एक एक फीचर्स को जूम करके बताते हुए नजर उठाकर अपनी गैजेट की दीवानी बहन को देखा, जिसकी आंखों में हजारों तारे रोशन थे। बन गया काम। लालची बिल्ली को थैली में देख ताबिश का बस नहीं चला कि भंगड़िया डाले। अलबत्ता आरजू रता हैरत में डूबी आंखें पाए टैबलेट को देख रही थी। तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई नहीं, मैं स्क्रॉलिंग की एक्टिंग का रिजल्ट चेक करते के लिए ताबिश ने मसनूई सर्दी से फोन वापस खींचना चाहा, जिसे आरजू ने पहले ही झपट लिया था। भाई क्या कर रहे हैं यार? बहुत पसंद आया है, बल्कि बहुत ज्यादा पसंद आया है। वो असरे नौ ललचाती नजरों से स्क्रीन पर जगमगा रहे टैबलेट के फीचर्स चेक करते हुए खुशी से चीख पड़ी। तो फिर समझो ये टैबलेट तुम्हारा। क्या? सच्ची? मारे खुशी के आरजू उछलकर सोफे पर खड़ी हुई थी। बिल्कुल। ताबिश ने जबरी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिलाया। कौन सी जरूरत है जो आप गधे को बाप बना रहे हैं? इतनी सारी बिन मांगी इनायत पर यकायक आरजू का माथा ठनका। ताबिश की बड़ी सी मुस्कुराहट तजाद सामने से चिल कर कई पेशकश से आरजू की छोटी सी नाक की नथनों से साजिश की तेज बू टकराई। इसने आंखें सुकेड़ कर अपने भाई को देखा, जो अक्सर इसके हिस्से की चॉकलेट भी उड़ा लेता था। अब वो हजारों का टैबलेट दे रहा था। इतनी बड़ी स्माइल, कुछ तो गड़बड़ थी। क्या मतलब? छिपकली बहन है मेरी, इतनी आसानी से नहीं फंसेगी। ताबिश ने मस्तूई ना समझी से इसे देखा, अलबत्ता दिल में अपनी चलाक लोमड़ी को बहन बना के कोस रहा था। मतलब ये भाई साहब की ईद पर नाक से लकीरें खिंचवा कर ईदी देने वाले मेरे महान भाई, साल भर बिना तकल्लुफ मेरी चॉकलेट्स पर डाका डालने वाले मेरे अजीम ब्रदर के अंदर अचानक से ये भाईचारा कैसे जाग गया? कमर पर हाथ जमाते हुए सोफे से नीचे उतरी। सच सच बताएं भाई, मकसद क्या है इस चीरी जुबान और अखलाके सुलेमानी का?
आरजू आंखें छोटे किए फुल ऑन तफ्तीशी मोड में थी। शर्म नहीं आती अपने इकलौते बड़े भाई पर शक कर रही हो? ताबिश ने जज्बाती रविश अपनाई। बिल्कुल नहीं आती, जब भाई आप जैसा हो तो। आरजू ने बेमुरवती की इंतहा कर दी। ताबिश का मन किया लगाए इस छिपकली को एक चमाट, लेकिन जब्त कर गया। मेरी प्यारी बहन, पहले की बात और थी, तब पापा की दी हुई पॉकेट मनी पर मेरा ही गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन अब तो मैं कमाने लगा हूँ और भाई की कमाई पर बहन का 25% हक होता है। बस वही। ताबिश के लिए अभी अच्छे भाई वाली एक्टिंग करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो जबर कर रहा था। मेरी प्यारी बहन, सच कहें किसका मर्डर करवाना है आपने मुझसे? आरजू का शक अब 100% यकीन में बदल चुका था और ताबिश की बस हुई थी। एक मच्छर तो तुमसे मरता नहीं है, चलिए वो मर्डर करने मेरे लिए। ताबिश ने सारी मुसलियत को साइड पर रखकर दांत पीसते हुए चपत रसीद की। भाई, वो सर सहलाती चीखी। एक छोटा सा काम है जो डेयरी मिल्क के एक पीस से हो सकता है, बल्कि मेरी सगी इकलौती बहन होने के नाते तुम्हें मुफ्त में करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बहन की लालची फितरत को जानता हूँ, तभी ऑफर कर रहा हूँ। 3 दिन के अंदर ब्रांडेड न्यू टैबलेट तुम्हारे इन छोटे छोटे हाथों में होगा, अगर तुम मेरा काम कर दो। ताबिश ने अब दो टोक अंदाज में डील रखी। काम क्या करना होगा? कहीं आप पापा के खिलाफ किसी साजिश में मुलविस तो नहीं कर रहे मुझे? मैं बता दूं, मैं एक वफादार बेटी हूँ पापा की। आरजू मशकूक हुई। अपने छोटे से साजिशी दिमाग को आराम दो। ताबिश ने एक चपत सर पर मजीद रसीद करके इसे दिमाग चलाने से बाज रखने का हुक्म दिया। जहर लगती है चिट चिट तबले की तरह सर बजाने की आदत आपकी। सर सहलाते वो चिड़ी। ताबिश की इस हरकत से वो जितना चिढ़ती थी वो इतना ही ज्यादा करता था। तुम्हारे व्हाट्सएप पर काम की मुकम्मल डिटेल्स भेज दी हैं। इधर मेरा काम हुआ, इधर तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा। वो गर्दन अकड़ाकर सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठा। आप चाहते हैं मैं झूठ बोलूं, वो भी इतना बड़ा वाला? डील की तफसील पढ़कर आरजू ने चेहरे पर गंभीर तासुरात लाकर थोड़ा भाव खाना जरूरी समझा, वरना ब्रांडेड न्यू टैबलेट के लिए तो छोटा मोटा मर्डर तक करने को तैयार हो जाती। हाँ, जैसे मैं जानता ही, तुम तो सच्चाई की किताब हो। ज्यादा भाव मत खाओ, करना है तो करो, वरना अफनान को तो कहने की भी जरूरत नहीं। आपकी ताबिश ने अपनी माँ जाई की दुखती रग पर हाथ रखा। इस उस एफएल टावर का नाम ना लें, काम हो जाएगा, लेकिन धोखे की गुंजाइश नहीं। वो फिर फौर मुंह बना गई। वैसे पता है, जब आप मेरे पास आए थे ना, तभी मुझे शक हो गया था। वजह आपकी मतलबी मुस्कुराहट मुझे जहर लगती है, क्योंकि इसके पीछे लाजमी कोई जहरीला मकसद छुपा होता है। वो नाक भी चढ़ाती इसके पहलू में टिकी। वेरी फनी। ताबिश ने जलकर दांत दिखाए। वैसे फनी वो सीन था जब लास्ट वीक आपका यार साइड वाले बंगलों में चला गया था और हजार भाई की सेक्रेटरी की झाड़ पीकर जो चूहे की तरह मुंह लेकर घर आया था, बजाय चिल्लो भर पानी में खुदकुशी करने के। सामने से अफनान को यारू समेत दाखिल होता देख आरजू ने जानकर बुलंद आवाज में तस्करा करते हुए कहका लगाया। सेक्रेटरी? सेक्रेटरी नहीं जीजू, वो इनकी वाइफ थी, वॉचमैन अंकल ने बताया था। अफनान ने इस फितने को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए ताबिश को सही इत्तला फराहम की। वाइफ? आजाद ने शादी कर ली? भैयू ने शादी कर ली? लेकिन कब? किससे? हमें बताए बगैर? लाउंज की फिजा में इस तरह के कई जुमले गूंजे। अब आएगा मजा वड़ाइद साहब। ताबिश की आंखों में शरारत और लबों पर शरीर मुस्कुराहट खेलने लगी। ब्लैक ट्राउजर पर हस्ब आदत ठंडी सर्दी की चंदा परवाह किए बगैर मामूली सी स्लीवलेस ब्राउन टी शर्ट में अपने दराज कामत को कुछ और नुमाया करता वो गीले बालों को रगड़ता हुआ वॉशरूम से बरामद हुआ। आधा घंटा कबल ही मसरूफ थका देने वाले दिन के बाद इसकी एनेक्सी में वापसी हुई थी। ड्रेसिंग के पास खड़े होकर नम कंधों को छूते हुए बालों को उंगली से संवारते हुए इसकी बेसाख्ता नज़र ड्रेसिंग पर अपने परफ्यूम के साथ रखे लेडीज़ परफ्यूम्स और देगर सिनफ नाजुक की ज़रूरत की चीज़ों पर ठहरी थी। महज एक दिन बल्कि एक रात के लिए चीज़ों की मालकिन का यहाँ बसेरा था और इन चीज़ों की तरतीब ऐसी थी जैसे बरसों से इनकी यही जगह रही हो। इसने मेकान के अंदाज में हाथ आगे करके परफ्यूम की बोतल को उठाया। नतीजतन सिर्फ थकन से चूर आंखों में इस परी पैकर का डरा सहमा नाजुक कोमल सा सरापा उतरा, बल्कि इर्द गिर्द भी जैसे फिजाओं में इसकी खुशबू बिखर गई, मानो जुल्म राहत की सांसों में बरसों से इस मदहोश कर देने वाली खुशबू का बसेरा हो। मानो इस खुद से खफा शख्स की दर्द से लबरेज मगर वीरान आंखों में बरसों से इस मसले माह चेहरे का अक्स ठहरा हो। मानो इस संगे दिल सितम गिर की सकवत के शिकार दिल में एक सरापे के दम से हमेशा से नामहसूस हलचल चल रही हो। उसका ख्याल, उसका अनछुआ एहसास, उसका जुदा अंदाज, उसका मनमोना चेहरा, जैसे सहरा में बादे सबा के दबे कदमों की आमद, जैसे वीराने में नन्ही चिड़िया की चहचहाहट, जैसे खामोश वादी में रवां झरने की जल तरंग, जैसे बंजर दिल पर मोहब्बत की पहली बारिश।
की तरह हौले से रगों पैर में उतरकर एक पल के लिए इसकी थकन कहीं दूर ले गई थी। कई लम्हे इस अनछुए सांस के ज़ेर असर खामोशी से मजबूत, कभी लामी उंगलियों में दबोचे परफ्यूम को बोतल को घूरते हुए गुजर गए। नॉर्दर्न एरिया से वापसी के बाद वो ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। घर और घर वालों के साथ गुजारने के लिए इसके पास वक्त ना होने के बराबर था। रोज़ाना देर तक इसकी वापसी होती थी और सुबह फजर से पहले वो बिस्तर छोड़ देता था। इस बीच बामुश्किल चंद एक बार ही इसका सामना याकूत से हुआ था। स्टॉप इट ज़ुल्लुरैन! हड़बड़ाकर होश में आते हुए इसके खुद से बेगाना कर देने वाले एहसास से छुटकारा पाने के लिए इसने किसी अफरियत की तरह परफ्यूम को वापस जगह पर रखा और कॉफ़ी मेकर से कॉफ़ी लेकर ग्लास वॉल के पास आ खड़ा हुआ। मजलूम दिल ने चुपके से ख्वाहिश की कि कोई मुआवजा हो और चेहरा नजर आ जाए। दिल की ख्वाहिश पर दिमाग ने तमस्कर उड़ाया, लेकिन ग्लास वॉल के एन मुकाबिल बालकनी में दोनों हाथ सीने के गिर्द लपेटे उतास खड़े वजूद को देख जहां दिल अपनी मुराद भर आने पर बिल्लियों की तरह उछलने लगा, वहीं दिमाग चुप सा रह गया था। जबकि कड़वी कॉफी की चुस्कियां ले रहे ज़ुल्लुरैन की फिराक पेशानी पर अनगिनत बल पड़े। फौरन दूसरे हाथ में मौजूद फोन पर मजबूत उंगलियों ने हरकत की और फोन कान से लगाकर स्पॉट नजरें सामने टिकाई। बालकनी में खड़े मुजस्मे में यकायक हरकत हुई और कुछ वक्फे से इसी बड़बड़ाहट के साथ फोन रिसीव हुआ, जबकि हरासा नजरें नीचे ग्लास वॉल पर खड़े ज़ुल्लुरैन पर अटकी थीं। मरने के हज़ारों तरीके हैं। इस 22 डिग्री टेम्परेचर से खांसी, जुकाम, बुखार और ज़्यादा नाजुक मिजाज लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नमूनिया ही होगा। सो मरने के लिए कोई कामयाब तरीका अपनाओ। स्पीकर से मिनमिनाहट में हेलो किया उभरा तंज में डबल डॉक्टरेट के कर चुके मुसव्विर साहब जैसे उलट ही पड़े थे। आप जानते थे ना भैया ने शादी कर ली? जवाबन तवक्को को के बिल्कुल बरक्स स्पीकर से रुद्धि आवाज उभरी। ज़ुल्लुरैन ने कुछ चौंक कर आंखें सिकुड़ी तो वाज़ेह तो नहीं, लेकिन इन सुनहरी आंखों में मोतियां चमकती हुई नजर आ ही गई थीं। बताएं, आप जानते थे ना भैया ने शादी कर ली है? सवाल वापस पहले से ज्यादा भीगी आवाज में हुआ था, जैसे आंसुओं ने रुखसार का रुख कर लिया हो। ज़ुल्लुरैन ने कुछ सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने से गुरेज किया और निचला लब दांतों तले दबाया। वो तय नहीं कर पाया था आया इसे याकूत के सवाल पर गुस्सा आया है या रोने पर। बताएं ना, आप जानते थे ना? सो वॉट? इसकी आवाज़ की नमी में बतदरीज इजाफा होता देख वो दबी आवाज़ में घिरकने के अंदाज में कता कलाम कर गया। दूसरी लम्हे स्पीकर से वाज़ेह सिसकियां सुनाई देने लगी। साथ बालकनी से मुजस्मा भी गायब हो गया। शायद वो रोते रोते नीचे बैठ गई थी। ज़ुल्लुरैन सर्द सांस खींचते हुए गर्म कॉफ़ी मग को सलवट ज़दा पेशानी पर रगड़ गया। लिसन स्टूपिड गर्ल, इट्स नॉट अ बिग डील। शादी हर नॉर्मल इंसान करता है। तुम्हारे भाई ने कर ली तो इसमें अनोखा क्या है जो तुम इस तरह रोई जा रही हो? कुछ वक्फे से खुरदरे ही मगर समझाने के अंदाज में गोया हुआ। लेकिन भाइयों ने मुझे तक नहीं बताया और आपने भी। हिचकियों के दरमियान एतराज आया था। अव्वल तो ना मैं तुम्हारे भाई का सेक्रेटरी हूँ, ना खबरी हूँ, और ना ही इसके मामलात में मुझे किसी किस्म की कोई दिलचस्पी है, क्योंकि मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दो, इसकी अपनी वजूहात रही होंगी या फिर जो भी मामला रहा होगा, मेरा नहीं ख्याल इस गम में तुम्हें ठंडी सर्दी की रात में शबनम की कमी अपने आंसू से पूरी करनी चाहिए। आप जल्दी से अपने आंसू साफ करो, कमरे में जाओ फौरन, उठो। करख्त अंदाज में समझाते हुए आखिर में हाकमाना लहजे में हुक्म हुआ। हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात के मस्ताक याकूत हड़बड़ा कर खड़ी हुई और भीगी मुतवर्रम नजरें सीधा नीचे ग्लास वॉल के पास घूरती नजरों से इसे सर्दी की रात की मुजर इस रात पर दस दे रहे उस्ताद की स्लीवलेस बाजू से झलक रहे करसतरी बाजू पर ठहरी। वो फौरन से बेशतर नजरें चुरा गईं। अब कुल्फी जमने का इरादा है या अंदर भी जाना है? इसे हनूज जमा देख ज़ुल्लुरैन ने सख्ती से शर्मिंदा करना चाहा। आप भी तो ठंड में वैसे ही हैं, आपकी कुल्फी नहीं जमती क्या? भैयू की शादी वाले गम से निकलकर बसूरती आवाज में सहमी हिरनी ने वापस बबर शेर के मुकाबिल अपनी अनोखी हिम्मत का मुजाहरा किया। मैं भी अंदर जा रहा हूँ, अब तुम अंदर जाओ। ज़ुल्लुरैन अब इसे झिड़कने के बजाय अंदर जाने का इशारा कर गया। वो डांट न पड़ने पर फौरन चलावे की तरह बालकनी से गायब हुई। एक पल में बाद बालकनी को वीरान देख यूं महसूस हुआ जैसे अबर आलूद रात में चांद छुपकर दिखाकर बदलियों की ओट में जा छुपा हो। वो एक सर्द सांस खारिज करता ग्लास वॉल के पर्दे बराबर करता अंदर बेड पर आकर बैठ गया। कॉल अब भी जारी थी। सुनो। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी महसूस करके उसने भारी आवाज में मुखातिब किया। जी। बेड पर लेटकर ब्लैंकेट के अंदर से इसकी मेहरबानियों पर नाजा याकूत की मध्यम आवाज उभरी। ज़ुल्लुरैन ने थकन से चूर आंखें मूंद कर सर बेड क्राउन से टिकाया, जैसे इस आवाज से रगों पैर में उतरे सुकून को महसूस करना चाह रहा हो। तुम चाहो तो अपने भैया से मिल सकती हो। कुछ वक्फे के बाद थके अंदाज में कहने के साथ ही इसने खट से कॉल ड्रॉप कर दिया था।
दूसरी तरफ याकूत इस अनायत पर अंगिश्ते बनिंदा सोए सोए से उठ बैठी थी और इधर जुल्लू रेनफोर्ड साइड पर उछालकर सरता पा ब्लैंकेट में जा छुपा था। तरस आ गया था उस लड़की पर, या उसकी सुनहरी आंखों से झलकने वाले समंदर ने बेकल कर दिया था। लेकिन आज़ाद वड़ाइच से दोस्ती में बेवफाई का हिसाब वो मजीद इस लड़की के जरिए लेने का इरादा दिल की गुजारिश पर मुलतवी कर चुका था। दिमाग के लाख एहतजाज को अब की बारिश ने कोई अहमियत नहीं दी थी। शायद ग्लेशियर पिघल रहा था। रोज बहारें आई तेरे गुलशन में, खुशहाली के फूल खिले तेरे आंगन में। आज भी तू इतना ही प्यारा है मुझको जितना मैंने चाहा तुझको बचपन में। एक दूसरे के जैसा होना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी है। तो हम ये समझें कि हमारे मस्त कलंदर यार को भाभी से हम प्यार हो गया है। स्पीकर से उभरी शौक आवाज़ के हमरा बकिया दोनों घोड़ों की हुन के बैकग्राउंड और आवाज़ म्यूजिक की कमी पूरी करती आवाज़ समाज से टकराकर पहले से कोफ्त का शिकार ताबिश का मजीद मूड गारत कर गई। प्यार तो होना ही था हमारे लाले को, मैंने तो पहले ही पेशन गोई की थी। जो जज्बा मोहब्बत की वजूद से इनकारी होकर इसकी तस्लील करता है, इसे आशिक का ऑक्टोपस जगड़ता है। और देख लाले की हालत, सीधा कूल डूड वाले लुक से जेंटलमैन वाले स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज कॉल्ड लव पावर। ये तजर्बाकार नाकाम आशिकों वाली आवाज़ बेशक अदील डिग्रेड की थी। ताबिश ने दांत कचकचाए। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है प्यारे, मोहब्बत नाम ही इस बला का है जिसने अपने वक्त के बड़े बड़े बादशाहों को बेबस कर दिया। अब शाहजहां को ही देख ले, अपनी फतूहात के बजाय अपनी मोहब्बत की अमर निशानी से जाना जाता है। और बाबा अदील की लोग-यान जोरों शोर से जारी थी जब ताबिश की बस हुई। अदील बाबा, अपनी बकवास को ब्रेक लगाएं वरना सारी आशिकी और बाबागिरी में आकर तेरे नाक के जरिए निकाल दूंगा। ताबिश ने इर्द गिर्द अपने टेबल्स पर बैठे शरीफ हजरात की मौजूदगी के पेश नज़र दांत पीसते हुए कॉल पर दूसरी जानिब मौजूद तीनों छछूंदरों को वार्न किया, लेकिन बेसूद। आज तो तीनों पर संगीन से संगीन धमकी का भी असर नहीं था। न जाने किस खुफिया जासूस ने टैक्सीडो में मलबूस ताबिश की फैमिली रेस्टोरेंट में मौजूदगी की खबर तरसील की थी, जो तीनों चौक की तरह चिपक कर इसका रिकॉर्ड लगा रहे थे। वैसे असल हैरत अंगेज बात यह है कि हमारी सुपर क्लासी ब्यूटी विद ब्रेन्स भाभी इस घामड़ के साथ डेट के लिए मानी कैसे? मतलब चूंटी के भी पर निकल आए। चारों शैतानों में इकलौता सनद याफ्ता शरीफ खालिद की शरीर आवाज़ समाज से टकराई तो ताबिश का हकीकतन मन किया था कि इसके पास जादू की छड़ी हो जिसे घुमाकर वो इसी वक्त तीनों बगैरतों को यहाँ ला पटके और एक लाइन में खड़ा करके पैरों में पहने इरिटेटिंग जूते से खातिर तवाज़ा करे। लेकिन कोई नहीं बेटा, उधर से फारिग हो जाऊं फिर तुम तीनों गीदड़ों की भी सही मुरम्मत करता हूँ। और बहुत दिनों से डोज नहीं मिली इसलिए काफ़ी बेचैन आत्मा बने फिर रहे हो। तीनों की मुसलसल जलालत के मुजाहरे से ताबिश सही तैश में आ गया था। तभी शराफत से डाइनिंग हॉल से निकल के एंट्रेंस साइड बने हरे भरे खूबसूरत गार्डन में आकर खूनख्वार आवाज़ में भड़ास निकाली। रिलैक्स लाले, मोहब्बत गुनाह नहीं है और अपनी बीवी से तो ऐन सवाब है, इतना भड़क क्यों रहा है? नुमान की आवाज़ बज़ाहिर तो संजीदा खलूस की चाशनी से तर थी, लेकिन बाकी दोनों का बर्जिस्ता कहका गवाह था कि वो लोग ताबिश के मज़े ले रहे हैं। मोहब्बत का तो मालूम नहीं, लेकिन तुम तीनों जैसे यारों की शामत लाना ऐन सवाब है, सो उल्टी गिनती शुरू करो। ताबिश ने पेशानी मसलते हुए धमकाया। कोई बात नहीं, हमारे लाले को मोहब्बत हुई, इस खुशी में तुम खुदकुशी कर सकते हैं। 4 जूते 8 भूसे और चंद एक लात खाने में क्या मसला है? अदील आज अपने सारे बदले गिन गिन कर निकाल रहा था। अपनी बकवास बंद करो, कोई मोहब्बत नहीं हुई है और अपने जैसा ठरकी समझने की ना ज़रूरत नहीं है। अपनी ठरक को मोहब्बत का टाइटल दे दिया, बस बन गए सनद याफ्ता आशिक। ताबिश ने बिना लिहाज घिरगा। ओए, तू मेरी मोहब्बत को ठड़क कह रहा है? अदील तड़प उठा था। और तुम लोग मेरी फिक्र को मोहब्बत का नाम दे रहे हो? कोई मोहब्बत नहीं है, मैं बस मुतफक्किर हूँ इन्हें डिस्टर्ब देखकर। इस फिक्र के पीछे भी मोहब्बत जैसा कुछ नहीं है। मैंने अंकल से वादा किया था इन्हें खुश रखूंगा, दैट्स इट। अब दफ़ा हो जाओ सब। संजीदा अंदाज में तीनों की तेवरी दिमाग की सफाई करने के बाद वो खुद खटाक से फ़ोन ऑफ कर गया था। मतलब कुछ भी मोहब्बत? वो सामने गार्डन में बच्चों के साथ मसरूफ चंद एक कपल्स को देखकर बड़बड़ाया। फिर कुछ याद आने पर फ़ोन अनलॉक करके व्हाट्सएप ऑन करके छिपकली के नाम से सेव प्रोफाइल खोलकर वॉइस नोट रिकॉर्डिंग ऑन किया। छिपकली, अगर 10 मिनट के अंदर लेडी बॉस यहाँ नहीं रही तो अपने ना होने वाले टैबलेट के साथ हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन पर भी फातिहा पढ़ लेना, क्योंकि जितना मैं इस प्लान के चक्कर में ख्वार हुआ हूँ, इसके बाद तुम्हारी इस बला को जब्त करने का पूरा इरादा रखता हूँ।
नहायत झुंझुलाई आवाज में छिपकली पर वॉइस नोट सेंड करके गुस्से से फोन को घूरने लगा, क्योंकि अब दूसरी तरफ से रिकॉर्डिंग चल रही थी। ज्यादा ना बेसब्रे ना हो, प्राइवेट जेट नहीं भेजी आपने अपनी जोजा को पिकअप करने के लिए, जो उड़कर मिनटों में आपके पास पहुंच जाएंगी। और ना इनके पास विंग्स हैं। एक तो खुद ने दानिशमंदी का असीम सबूत देते हुए बिल्कुल ऑफिस से ऑपोजिट डायरेक्शन में टेबल रिजर्व किया है। इस पर गुस्सा मुझ पर हो रहे हैं। और खबरदार जो काम होने के बाद वादे से मुकरे, वरना भाभी को वो आपके राज बता दूंगी जो आज तक आपको भी याद नहीं। नियत में घोट महंगा पड़ेगा। आई एम वार्निंग यू। एंड क्लास चल रही है, दोबारा धमकी भरा वॉइस नोट नहीं आना चाहिए। एक तो सुकून से पढ़ने भी नहीं देते। जवाबन मिनट के अंदर आरजू की जानिब से वॉइस नोट रिसीव हुआ था, जिसमें आरजू ने भरपूर अंदाज में सबूत दिया था कि वो इसी की माँ जाई है, टेढ़ी और तीखी। सब ने मुझे आजकल काफी इजी टारगेट समझ लिया है, लेकिन कोई नहीं, एक बार बीवी के दिमाग का दर्जा हरारत मुतदिल कर दूं, फिर एक एक करके सबके मिजाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त करूंगा। फोन जेब में रखते हुए ताबिश ने उस समय में इरादा किया था। उफ, एक तो लोगों का समझ नहीं आता किस तरह ये सो कॉल्ड जेंटलमैन वाली ड्रेसिंग कर लेते हैं। मेरा तो दम घुट रहा है इसमें। अल्लाह अल्लाह, आ जाए यार लेडी बॉस। झुंझुला कर ताबिश ने एक बार फिर कॉलर ठीक करते हुए कंधे को कोट से दुरुस्त किया। ऑफिस के लिए 3 पीस में ही वो बहुत मुश्किल से पहनता था। इसमें भी वो कोट सारा वक्त रिवॉल्विंग चेयर, बैक सीट या फिर बाजू और टाई की नॉट नीचे तक होती थी। और आज अपने फितना में आ जाएगी बातों में आकर ये पहन आया था। वो आधा घंटा कबल ही पैराडाइज रेस्टोरेंट पहुंचा था। ये शहर की गहमा गहमी से ज़रा हटके पुरसकून इलाका में वाक़ई एक हाई रेटेड रेस्टोरेंट था, जहां मखसूस मेंबरशिप वाले हजरात और इनकी फैमिलीज़ का ही दाखिला मुमकिन था। तन्हाई और खामोश पसंदी दुल्लू नैन सेलिब्रिटी होने के नाते यहाँ का बरसों से मेंबरशिप होल्डर था, और आज ताबिश यहाँ भी आया भी इसी का पास लेकर था, वरना वो ऐसी बोरिंग जगहों से कोसों दूर भागता था। लेकिन लेडी बॉस के क्लासी एंड मनपसंद मिजाज को मद्देनजर रखकर वो अपने शोर शराबा पसंद तबीयत के बरखिलाफ यहाँ आया था, जहाँ जहाँ फेस्टिवल्स तो कमाल की थी, जहाँ फैसिलिटीज़ तो कमाल की थी, लेकिन बकौल ताबिश के एंजॉय करने का खाक ढंग नहीं था। मतलब कोई हल्ला गुल्ला ही नहीं था। गिनती के लोग अपनी फैमिलीज के साथ मसरूफ थे। जो आए तो शायद क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, एंजॉय करने थे, लेकिन लग रहा था जैसे फौजी ट्रेनिंग पर आए हों। मतलब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। ताबिश एक तो इन मलबूसात में, दूसरा यहाँ की पुरसकून कब्रिस्तान जैसी खामोश फिजा से सख्त कोफ का शिकार हो रहा था। डाइनिंग हॉल में भी सब अखीर डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे थे। सिर्फ छुरी कांटे की आवाज़ समाज को नसीब थी। यहाँ बाहर वसी और अरीज गार्डन में भी चंद एक इंग्लिश के जुमले ही सुनाई दे रहे थे। कुछ डिफरेंट सोचने और करने के चक्कर में इसने अपने लिए ही मुसीबत खरीद ली थी। एक ये ड्रेसिंग, दूसरा ये माहौल। वो जीन्स टी शर्ट पर एंड जैकेट पहनने वाला चिल डॉक्सेडो का इंतखाब करके सही पछता रहा था। लेकिन अब फ़ायदा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो बार बार कोट ठीक करता अनाया का मुंतजिर था, जब कोई छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आकर इसकी टांगों से लिपट कर अपनी दानिश में किसी से छुपा था। मौसम था बेकरार, तुम्हें सोचते रहे। कल रात बार बार तुम्हें सोचते रहे। बारिश हुई तो घर के तरीचे से लग गए हम। चुपचाप सोगवार तुम्हें सोचते रहे। उफ! इसने तंग आकर जोर से पटकने के अंदाज में लैपटॉप स्क्रीन बंद की और आंखें मूंद कर थके अंदाज में सर पीछे रिवॉल्विंग चेयर के पश्ते टिकाकर गहरी गहरी सांस अंदर खींचकर आजाद करने लगी। लेकिन बेसूद। बंद आंखों के उस पार भी मुकम्मल उसी का राज था। वही अनाबी लबों पर खेलती शरीर मुस्कुराहट, वही मकता-तीसी आंखों की अलोही शरारत, वही खनकती लापरवाह मगर गहराइयों में उतर जाने वाली आवाज। इनफ! इस अमल में भी नाकामी पर वो पट से आंखें खोलकर सीधा हो बैठी। वो जब से ऑफिस आई थी, ताबिश की गैर मौजूदगी का सुनकर एक अजीब सी बेचैनी ने हिसार में ले रखा था। वो लाख काम पर ध्यान देना चाह रही थी, लेकिन ख्यालों पर मुकम्मल इस बावरा बादल की अजारादारी थी। फिर कैसे वो अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो देने में कामयाब होती। जहन के पर्दे पर जैसे सारे मनाजिर फिल्म की तरह घूम घूम कर इसे कहीं दूर भाग ले जा रहे थे। इसका दिन में कई बार चॉकलेट खाते हुए बेधड़क ऑफिस में घुस आना, अनाया को मसरूफ देख अजीब अजीब मुंह बनाना, तो कभी बैठे बैठे अनाया की नकल उतारना, फिर इससे घूरने पर घसिया कर हंसना, जानकर इसे अपना झूठा चॉकलेट ऑफर करना। मुसलसल अनाया की जानिब से नज़रअंदाज होने पर दीवारों से बावाज़े बुलंद अपनी जोजा की खुश मिजाजी की शिकायत करना। मीटिंग हॉल में डिस्कशन के दौरान बेजारियत से लब कुचलते हुए कोरे पेपर पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचना, अनाया के सरजनिश करने पर दिलकशी से मुस्कुराना, तो कभी आंखें पटपटाना, खुद को शरीफ जमा मासूम जाहिर करना। कितने रंग, कितने मनाजिर और कितने अंदाज नहीं थे इस शख्स के, और हर अंदाज जग से जुदा, अनोखा, इंसान को बैक वक्त हैरान और जिज कर देने वाला।
वो तब ताबिश की इन बचगानी बातों से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन वही सारे मनाजिर अब बेमकसद न सिर्फ इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे, बल्कि तमाम फिक्र परेशानी से दूर कहीं ख्यालों की खिलखिलाती बस्ती की मोहब्बत और अपनायत की खुशबू से मुअत्तर फिजाओं में ले जा रही थी, जहाँ हर जानिब एक अजीब सा सकून था। क्या हो गया है? कम ऑन आया, फोकस। तुम खुद चाहती थी वो ऑफिस ना आए, ऑफिस में इस शख्स का सामना तुमसे ना हो। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इसकी गैर मौजूदगी इस कदर मुस्तरब कर रही है? तुम्हें तो पुरसुकून होकर अपना काम करना चाहिए। क्या तुम इन हवाओं में इसकी सांसों की खुशबू की अदम मौजूदगी खल रही है? इसके अंदर से सवालिया कम एहसासिया सरगोशी ज्यादा उभरी थी, जैसे कोई अंदर बैठा दिल का भेद लेकर इसकी तरदीद की चंदा परवाह किए बगैर इसकी कैफियत का तजिया कर रहा हो। नो, नेवर, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं मुतमिन हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा मुतमिन। इसने सख्ती से इस आवाज़ को कम, खुद को ज़्यादा बावर कराया था। आर यू श्योर? कोई मुस्काया। यस आई एम। वो ग्लास टेबल की सतह पर दोनों पंजों से दबाव डालकर दांत पर दांत जमाकर खुद कलामी के अंदाज में बोली। अपने बागी दिल की हालत पर गौर करके जवाब दो। कोई इसकी दोहरी कैफियत से महसूस हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस इनकी फजूल हरकतें याद करके ताज्जुब हो रहा है कि कोई इतना अजीब भी कैसा हो सकता है। नथिंग एल्स। आंखें सख्ती से मीच कर इसने सफाई पेश की। हा 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 हा। वजाहत दे रही हो? जानती हो ना सफाई कौन पेश करते हैं? कोई इसके अंदर खिलखिलाया। बकवास बंद करो, मैं कोई वजाहत नहीं दे रही। वो गुस्से से भींचती आवाज में कहती चेयर छोड़कर ग्लास वॉल के पास आ खड़ी हुई, जहां से नीचे मसरूफ शाहरा का मंजर वाज़ेह था। इसकी नजरें नीचे दौड़ती भागती गाड़ियों पर थीं और जहन एक हफ्ता पहले के हादसे पर चला गया, जिसकी वजह से वो एक हफ्ते से ना चैन से सांस ले पाई थी ना नींद, बल्कि ताबिश से भी ठीक ठाक रूट हो गई थी। इस दिन ताबिश की धमकी पर वो ही जल्दी जल्दी सफदर को क्लाइंट से अर्जेंट मीटिंग का बताकर सफदर को लिफ्ट तक सी ऑफ करके सीधा ताबिश के कैबिन में गई थी। वहाँ इसे गैर मौजूद देकर इसने रिसेप्शनिस्ट से मालूम किया तो मालूम हुआ कि ताबिश 18th फ्लोर शूटिंग हॉल गया हुआ है। ओ गॉड, ये बंदा है या सीएसएस का इम्तिहान इतना टफ के समझने की कोशिश में इंसान आधा पागल हो जाए, लेकिन सिरा हाथ ही नहीं आता। अनाया इसे वहाँ ना मौजूद देखकर बुरी तरह तप गई थी। सर कहाँ गए? अपने अंदर उठ रहे इश्तियाल को दबाती हुई वो बड़े जब्त के साथ रिसेप्शन पर पहुंची। गुड आफ्टरनून मैम। इसे देखती फोन में मसरूफ रिसेप्शनिस्ट सर बढ़ाकर खड़ी हुई। सर आए थे ना ऑफिस, कहाँ है वो? कुछ इन्फॉर्मेशन? अनाया ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए धीमी आवाज में पूछा। अपने शौहरे नामदार के मुतल्लिक रिसेप्शनिस्ट से पूछते हुए अजीब सी झिझक आड़े आ रही थी। मैडम, सर ने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन मैंने इन्हें एलपी मैडम को कहते हुए सुना था कि वो 18th फ्लोर शूटिंग हॉल के विजिट पर गए हैं। रिसेप्शनिस्ट के तफसीली जवाब पर अनाया के माथे पर बल पड़े। चंद हफ्तों से ताबिश कुछ ज़्यादा ही शूटिंग हॉल का विजिट कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो इस पर शक कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों इस शख्स की हर हरकत आजकल इसे पूरे स्टार्ट लगने लगी थी। शऊरी तौर पर वो इस बज़ाहिर खलंडर इंसान की खोज लगाना चाह रही थी। वो बिना वक्त ज़ाया किए कॉरिडोर के इख्तिताम पर मौजूद लिफ्ट की तरफ बढ़ी थी। आज तो मालूम हो ही जाए आखिर इस फीमेल मॉडल से किस मजमून पर तरस लेते हैं या देते हैं। उफ, मेरा फ़ोन। वो 2 बार पहले भी ताबिश को इस नई मॉडल के साथ राजो न्याज करते देख चुकी थी। तभी तपे तपे अंदाज में लिफ्ट में दाखिल हुई थी कि फ़ोन का ख्याल आने पर झुंझुला कर वापस आई। वो भी तेज तेज कदमों से रिसेप्शन एरिया में कदम रखने ही लगी थी कि अपना नाम सुन के इसे बेसाख्ता रुकना पड़ा। इसने सरासर झाँक कर नज़र घुमाई तो रिसेप्शन के पास बशमूल रिसेप्शनिस्ट के ग्रुप की शक्ल में चंद 2 स्टाफ खड़े इसी के मुतल्लिक ख्यालात का इजहार करने में मसरूफ़ थे। सच कहूँ तो मुझे अब भी यकीन नहीं आता, आखिर हमारी डिसेंट असूल पसंद गैर जिम्मेदार गैर संजीदा खलंडर लोगों से इस कदर चिढ़ने वाली मैडम ने एक सुपर खलंडर तजाद खुद से पूरे 2.5-3 साल छोटे शख्स से शादी जैसा उम्र का बंधन कैसे बांध लिया। हैरत तो बेयकीनी में डूबी आवाज़ अनाया को तमस्कर भरी ही लगी थी। इसके उठते कदम किसी कायबाना कुव्वत के ज़ेर असर फर्श से जकड़े, जबकि अब इसी ग्रुप के चंद इसकी तायद और चंद तरदीद में बोल रहे थे। आवाज़ अब भी नीचे ही थी। शायद इन्हें लग रहा था कि अनाया जा चुकी है, तभी वो लोग महज अपने नफ्स की तस्कीन के लिए किसी की ज़ात के परखच्चे उड़ाना शुरू हो चुके थे। हमारी में सुपर क्लासी डिसेंट एंड सो कॉल्ड असूलों की पाबंद मैडम ख्वाह कितनी ही बासूल क्यों ना हो, हम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते कि इनके अंदर भी एक लाशऊर में किसी शहजादे का इंतजार करने वाली उमंगों से भरी लड़की है। सीने में नरम गरम जज्बात रखने वाला बेजरर दिल है। फिर ताबिश सर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि लड़कों के ईमान ख़राब हो जाएं। हमारी मैडम तो खैर से
दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर सबका मानिए कि बुलंद कहका गूंजा था। पहले ही वार से घायल अनाया इस अहानत अमेज तबसरे पर बुरी तरह लड़खड़ाई थी। शल होते दिमाग के साथ इसे यूं महसूस हुआ जैसे ऑफिस की बुलंदो बारा इमारत पूरे कद से इसके ऊपर गिरी है। इसका वजूद कभी ना नजर आने के लिए मलबे तले दब गया है। वैसे सारी बातें एक तरफ, लेकिन दोनों लगते बहुत फिट हैं एक दूसरे के साथ। उम्र का फर्क तो जैसे इनके दरमियान हाइल ही नहीं होता। दे आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। ये मुस्कुराती रश्क भरी आवाज़ किसी मेल स्टाफ की थी। ये तो है, पुरखलूस तायद हुई थी, लेकिन अनाया की समाज साएं कर रही थी। वैसे मुझे पहले दिन से ही यकीन था इनका सीन होगा। मुझे तो लगता है दोनों के फादर्स ने इन्हें एक ऑफिस में काम पर लगाया ही इसलिए था कि वो एक दूसरे का मिजाज समझ सकें। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, चट मंगनी पट पे आ हो गया। हा 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 हा। बुलंद कहकर इसकी समाज में हथौड़े की तरह बरसने लगा था। लड़खड़ाते कदमों को संभालने के लिए इसने बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया, लेकिन हाथ भी जैसे बेजान होने लगे थे। वैसे मैडम लगती तो नहीं इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल देने वाली। याद है मुझे, पूरे 7वां ट्रायल पर रखकर परमानेंट जॉब डिक्लेयर किया था। किसी की बस उड़ती आवाज़ गूंजी। भाई तुम मुलाजिम थे। वो थे, समझा करो। मैडम की उम्र यूं भी निकली जा रही थी। मजीद ताखिर सारी उम्र का खसारा साबित होती। और नहीं तो क्या, ताबी सर को तो ग्रीन सिग्नल मिलना ही था। बंदे की पर्सनैलिटी भी गजब की है और नेचर भी इंतहा का स्वीट है। मुझे तो लगता है मैडम ने आंख बंद करके हाँ कर दी होगी। ऑफिस एंड एम्प्लॉय वाला गेम तो बेचारे ताबी सर को शीशे में उतारने के लिए खेला गया होगा। आई डोंट बिलीव। मतलब हम सब ने नोट किया है, स्टार रेटिंग में मैडम ताबिश सर से बहुत स्टार्टिंग में मैडम ताबिश सर से बहुत रूड थी। इनफैक्ट अभी वो काफ़ी रिजर्व होती हैं सर के साथ। हाँ 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 डियर, वो भी इस खेल का ही एक हिस्सा होगा। हमारी मैडम कोई मामूली लेडी नहीं है। मुकाबले की साइकी वो मिनटों में समझ जाती हैं। इन्हें मालूम है कि मर्दों को, स्पेशली ताबिश सर जैसे कूल डूड टाइप लड़कों को, टफ चैलेंजेस बहुत अपील करते हैं। तभी वो इनके लिए एक टफ चैलेंज बन गई हैं। मे बी, लेकिन मैडम लगती तो नहीं है ऐसी। वो अब भी बेयकीन थी। वेल, तुम यकीन ना करना चाहो तो अलग बात है, लेकिन सच यही है, बड़ी उम्र की औरतों को ऐसा ही शौर चाहिए होता है जो इनके इर्द गिर्द भंवरे की तरह मंडलाए। ताबिश सर को देख लो, हम वक्त इनके ऑफिस में बहाने बहाने से घुस जाते हैं। अलग कैबिन का तो बस दिखावा है। दलाइल साथ किए गए तजजिए पर सब इत्तेफाक करते ही बन रहे थे, और आज वो नहीं गए तो मैडम खुद वहाँ खींची जा रही हैं। वरना कभी देखा है मैडम को शूटिंग साइड जाते हुए? हमेशा ये सारा काम एलपी और जब्बार साहब देखते आए हैं। हाँ, शोहर जब वजाहत का शहकार तजाद खुद से छोटा भी हो तो नज़र रखनी पड़ती है, वरना खतरा चारों जानिब है। ये मॉडल भी कम क़यामत है क्या? मकरू कहकर इसके चारों जानिब आग के लपेटों की तरह फैलकर इसके वजूद को लपेट में लगा हुआ था। वैसे एक हैरत अंगेज बात है, ताबिश सर के फादर का खुद अच्छा खासा वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है, फिर इन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी इस तरह, मतलब बेजोड़ क्यों कर दी? मैडम जितनी भी खुश्क मिजाज से ही, इनकी सलाहियत पर शक नहीं किया जा सकता। बिजनेस वर्ल्ड में जिस तरह तेज़ी से इन्होंने अपना लोहा बनवाया है, काबिल सताइश है। कोई सच्चा मदाह था। बिल्कुल, ये बात राहत सर भी खूब जानते थे कि मैडम अगर इनके बिजनेस से लिंक हो जाएं, फिर इनके बिजनेस को बुलंदियों से छूने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी यार, ये बिजनेस से मुंसलिक लोग सिर्फ नफ़ा नुकसान के हामी नासिर होते हैं। एक बेटे के बदले बिजनेस वूमेन मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल बुरा सौदा है। हा 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 हा। खैर, हमें क्या, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो हम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने? अपने घटिया सफाक तजरिए से किसी के रगों में जहर उतार के वो लोग बिना नादे मुँह अब कोई और मौजूद छेड़ चुके थे, और वो दीवार के सहारे खड़े वजूद की पूरी हस्ती इन जहर से जहरीले लफ्ज़ों की काट इर्द गिर्द हो रही बातें गश्त से नीलो नील हो रही थी। महज चंद तमस्कर भरे लफ्ज़ों से इसका मान, इसकी ज़ात का गरूर जैसे पाश पाश होने लगा था। इसका वजूद रेजा रेजा होकर बेवक्ती से ज़मीन पर पड़ा इसका मजाक उड़ा रहा था। इसका दम घुटने लगा था। बरसों पहले अपने अंदर की ख्वाब शराब में जीने वाली लड़की को बेमौत मारकर अपने महकते ख्वाबों की बस्ती को अपने हाथों से उजाड़कर अनाया इब्राहिम द बिजनेस वूमेन का वजूद इसने लाया था। महसूस हुआ एक पल में सब रायगा गया। इसके इर्द गिर्द धमाके हो रहे थे। यूं महसूस हो रहा था कायनात का ज़रा ज़रा इसका मजाक उड़ा रहा है। वो अनाया इब्राहिम ही थी, एक बाहिम्मत पुरएतमाद लड़की। इसने छोटी सी उम्र में बहुत मुश्किल हालात का जहानत और सूझबूझ से सामना किया था। वो कड़े वक्त से कभी नहीं घबराई, जिंदगी की तलखियों ने इसे कभी नहीं तोड़ा। लेकिन जब बात इंसान की ज़ात पर आ जाए, किरदार पर आ जाए, तो कुछ डट जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। वो डट सकती थी, लेकिन वो टूट गई। कुछ बहादुर लोग
लोगों के लिए बहादुर होते हैं, अपने अपनों के लिए पहाड़ों से टकरा जाने की ज़रूरत रखते हैं, लेकिन बात जब अपनी ज़ात पर आती है तो वो इस बहादुरी का मुज़ाहिरा नहीं कर पाते। इसके साथ भी यही हुआ था। शायद ये इसकी ज़िंदगी का वो मकाम था जहाँ इसका छिलने-छिलने दिल किसी और की हिमायत चाहता था, लेकिन बदबख्ती की वहाँ इस वक़्त कोई नहीं था। इसके टूटे वजूद को सँभाल कर इन घटिया लोगों की गिरी हुई सोच को जवाब देने के लिए। इस दुनिया के लोग इतने शफ़ाक और मतलबी क्यों हैं बाबा? क्यों किसी के मामलात से इनका कोई मफ़ाद वाबस्ता ना होने के बावजूद वो लोगों का जीना हराम कर देते हैं? किसी के हालात से सही वाक़फ़ियत ना होने के बावजूद ये लोग अपना घटिया ज़हनियत का सबूत देते हैं। क्यों लोग अपने आप तक महदूद नहीं रह सकते? क्यों महज़ ज़ुबान की लज़्ज़त के लिए किसी की ज़ात की धज्जियाँ उड़ा देते हैं? क्यों? इन्हीं शफ़ाक लफ्ज़ों को याद करके इसकी आंखें गुलाल हो गई थीं। सर से असर नौ टीसें उठने लगी थीं। गुज़श्ता एक हफ़्ते से इन ज़हरीले लफ्ज़ों की बारिशगश इसे कचकोले लगा रही थी। वो लाख सर झटकने की कोशिश करती लेकिन बुरी तरह नाकाम थी। मैं इन्हें जवाब देती तो क्या जवाब देती बाबा? भरम टूट जाता मेरा भरम को बचाने के लिए। मैंने खुद को टूटने दिया। वो टेबल पर से इब्राहिम साहब की मुशफ़िक़ मुस्कुराहट वाली तस्वीर से मुखातिब थी। आपकी राजा बेटा आपके बिना बहुत तन्हा हो गई है बाबा। आई मिस यू अ लॉट। बहती आंखों के साथ सरगोशी करते हुए उसने तस्वीर सीने से लगाई। फिर कई लम्हे तक वो खामोश आंसू बहाती रही। जब दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो ऑफिस वॉशरूम से चेहरा धोकर ऑफिस का राउंड करके मूड बहाल करने की घर से बाहर निकली। वो खामोश कॉरिडोर से गुजर रही थी कि फिर आज इसके कदम जकड़े, लेकिन आज वो खामोश रहने वाली नहीं थी। ताबिश सर आज भी नहीं आए। पहले इनका डिपार्टमेंट अलग कर दिया मैडम ने, अब वो खुद ही गायब हैं। कुछ तो गड़बड़। कौन आया कौन गया, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मैम। अभी तज्जिया कार का तज्जिया दरमियान में ही था कि कब से नहायत सर्द अंदाज में कता कलाम किया गया। सेकंड से भी कम वक्त में सबने आवाज़ की शनाख्त की और अगले ही पल सारे स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह अपनी शिफ्ट से हड़बड़ाकर खड़े होने पर मजबूर थे। ये मेरा ऑफिस है, कोई गॉसिप पॉइंट नहीं। इसने जोर से इस फीमेल स्टाफ के टेबल पर हाथ मारा जो रंगे हाथों पकड़े जाने पर बाज़ाब्ता कांप रही थी। और आप सब। सीधा खड़ी होकर सीने पर बाजू बांधते हुए उसने एक काटदार नज़र घुमाई। सुर्ख डोरों से मुज़य्यन आंखों में इस कदर सर्द महरी थी कि जिस पर नज़र पड़ी वो नज़र उठाने की जुर्रत न कर सका। अगर आप लोगों से काम नहीं होता तो अपने एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके एलपी के हवाले कर दें। वो आपकी जानिब से रिज़ाइन लेटर लिखकर मुझ तक पहुंचा देंगी। इसके बाद मज़ीद शौक आप कहीं भी बैठकर अपने गॉसिप हॉबी पूरी कर सकते हैं, लेकिन मेरी ऑफिस के छत तले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन रिस्पेक्टेड मैडम एंड सर, मैं कतई इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। आज सिर्फ वार्न कर रही हूँ, अगली बार एक्सप्लेनेशन का मौका दिए बगैर फायर किए जाएंगे। मखसूस लेडी बॉस वाले खुरदरे अंदाज में इसके अल्फाज इस कदर दो टोक थे कि एक सेकंड पहले तक उस पर चल रही लड़की की जुबान तालू से जा चिपकी थी। टांग बाज़ाब्ता कांप रहे थे। बाकी सभी इसकी नज़र गोया ऑफिस की शफाफ मार्बल से जा चिपकी थी। सॉरी मैम, वही लड़की मिनमिनाई। एलपी फाइल्स लेकर मीटिंग हॉल पहुंचे। 15 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होगी। एम आई क्लियर? वो ध्यान दिए बगैर एलपी को हुक्म देकर सबको अपनी जगह साकित छोड़कर निकल गई। आरजू? वो खराब मूड और खोलते जहन के साथ ऑफिस में वापस दाखिल हुई थी कि फ़ोन पर आरजू की कॉल देखकर हैरान हुई। हेलो भाभी, भाभी एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं पैराडाइज रेस्टोरेंट में फंस गई हूँ, प्लीज़ आप यहाँ आ जाएं। कॉल रिसीव होते ही आरजू की रुंधी हुई सहमी हुई आवाज़ परेशान आवाज़ कानों में पड़ी। आरजू, आरजू, लेकिन तुम वहाँ क्या? भाभी प्लीज़ प्लीज़ आप आ जाएं, प्लीज़ जल्दी, आई एम स्केयर्ड। परेशानी से अनाया कुछ दरियात करती कि कॉल ड्रॉप हो गई। वो तेज़ी से उल्टे कदमों का ऑफिस से बाहर निकली। मैम, मीटिंग हॉल। एलपी, मीटिंग कैंसिल कर दो। वो एलपी को वजाहत सुने बगैर हुक्म देकर तेज़ी से लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। सुबह आरजू और अफनान इसके सामने कॉलेज के लिए रवाना हुए थे। फिर आरजू पैराडाइज रेस्टोरेंट किस तरह पहुंच गई? आरजू को कॉल्स ट्राई करती रही कि वो ड्राइव कर रही थी, लेकिन इसका नंबर अब ऑफ जा रहा था। इसी अफरा तफरी में वो ज़िंदगी में पहली बार ड्राइविंग करके रेस्टोरेंट पहुंची थी, जहां से सिर्फ आरजू का नाम लेने पर ना सिर्फ बड़ी आसानी से एंट्री मिल गई थी, बल्कि वेटरेस इसे अपनी क़यादत में एक टेबल तक भी लेकर आई थी। हैरान परेशान अनाया कबल इसके वेटर से कुछ पूछती, बुलंद कहके की आवाज़ पर वह साख्ता पीछे मुड़ी और इसकी सारी हैरानी परेशानी शदीद गुस्से में वो तब्दील होते देर न लगी थी।